ये कहानी है जी सिवुन की, जो आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद अपनी जिंदगी बस गेम्स खेलते हुए बिता रहा था, एक हार चुके इंसान की तरह। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया बदल गई जब उसे इनवाइट मिला क्लोइड सर्वाइवल नाम के एक रहस्यमयी वर्ल्ड में। एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल उस गेम जैसी थी जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता था। इस दुनिया में थे मार्शल आर्ट्स के उस्ताद, दूसरे डायमेंशंस के किंग और ऐसे खूंखार कातिल जिनकी कल्पना भी इंसान नहीं कर सकता। एक से बढ़कर एक दरिंदे इकट्ठा हुए थे और उनके बीच जी सिवुन का एक ही मकसद था, जिंदा रहना और टॉप 10 में जगह बनाना। यह है एक ऐसी सर्वाइवल जर्नी की शुरुआत थी जहां हर कदम पे जान का खतरा है और हर फैसला जिंदगी या मौत तय करेगा। स्वागत है आपका क्लोएड सर्वाइवल की दुनिया में। यह मनहवा शुरू होता है एक चांदनी रात के सीन से, जहां एक आदमी कह रहा होता है अब वक्त आ गया है। वो बताता है कि भले ही उसकी क्लैन को डिमोनिक सेक्ट ने खत्म कर दिया था, लेकिन उन्होंने जिंदा रहने की जितनी भी कोशिश की वो सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए थी। जैसे ही हम उसे एक पेड़ की शाखा पर खड़ा देखते हैं, वो एक दीवार के ऊपर कूदता है जिसके नीचे आग जल रही होती है। जहां एक गार्ड भी खड़ा होता है, उसी वक्त शैडो से हाथ बाहर निकलने लगते हैं और अगले पल वह हाथ उसकी गर्दन को मोड़ देते हैं, जिससे वह वही नीचे गिर जाता है। जिसे देखते हुए वो कहता है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इससे पहले कि कोई सेंचुरी की गायब होने की बात पकड़ ले, वो इससे पहले ही सब कुछ खत्म कर देगा। खून खराबा चलता रहता है और एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है, बाहर बहुत शोर है। फिर जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसकी आंखें गहरे लाल रंग की होती हैं। बाहर वाला आदमी कहता है, तुम आराम से मेडिटेशन कर रहे हो। जब तुम्हारे लोग मारे जा रहे हैं, तुम हमेशा की तरह ही हार्टलेस हो। बूढ़ा आदमी जवाब देता है, तू भी तो वही कर रहा है। बिना कुछ जाने बेमतलब ऊधम मचाकर फिर मुझे हार्टलेस कह रहा है। क्या तू सोचता है कि जब कोई आदमी पहाड़ पर चढ़ रहा हो तो वो अपने पैरों के नीचे रेंगते कीड़ों की परवाह करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी नज़र तो छोटी पर होगी और ऐसे ही कोई मार्शल आर्ट्स की छोटी तक पहुंचता है। वो आदमी कहता है, ये सब बकवास है। मैं कांग वुन आज तुझे अपने हाथों से मारूंगा। और तब हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी ही हेवनली डीमन है। फिर कांग आगे की ओर दौड़ता है और उसके हाथ से एक नीली ऑरा निकलने लगती है। वो लाइटनिंग चार्ज करने लगता है और इस स्किल का नाम है हेवनली लाइटनिंग फिस्ट। वो सीधा हेवनली डीमन के चेहरे पर अटैक करता है। हेवनली डीमन हंसते हुए कहता है, बस इतना ही है तुझ में। और फिर वो अपना हाथ बढ़ाता है, अपनी मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, जिसका नाम है हेवनली ब्लड टाइड आर्ट। वो कांग से कहता है, देख और सीख। और फिर वो एक एनर्जी बीम छोड़ता है जो कांग की फिस्ट से टकराती है। एकदम ड्रैगन बॉल सा वाला एनर्जी बैटल सीन बन जाता है। जाहिर है हेवनली डीमन जीत जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी बीम सीधा कांग के हाथ को पार करते हुए उसके चेहरे को चोट पहुंचाती है। कांग उस एनर्जी बीम को पहचानता है और कहता है कि ये तो सोर्ड ही है। जबकि हेवनली डीमन कहता है, आज तुझे तेरे बाप के पास भेज दूंगा, अब तेरा काम तमाम है। लेकिन कांग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो एक और टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसे हेवनली डीमन हैरान हो जाता है। कांग अब एक पाम अटैक लेकर आता है जिसका नाम है हेवनली डिवाइन पाम, और वो एनर्जी बीम को तोड़ देता है। हेवनली डीमन हैरानी से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी स्टील टेम्परिंग, जिससे मेरी मुट्ठी स्टील से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, वो उसके नंगे हाथों से हार गई। जबकि कांग फिर एक पंच सीधा उसकी छाती में मारता है, जिससे बिजली उसकी पूरी बॉडी में फैल जाती है और हेवनली डीमन दीवार से टकराता है। कांग हाँफते हुए कहता है, अपने गंदे मुंह से मेरे बाप का नाम लेना बंद कर, और तुझे यकीनन याद होगा कि तूने जिंदगी भर कितने गुनाह किए हैं। ये उन सब लोगों का गुस्सा है। हेवनली डीमन कहता है, मुझे उसी वक्त क्लाउड ड्रैगन सेक्ट की जड़ें ख़त्म कर देनी चाहिए थीं। मुझे नहीं पता तूने क्या एनलाइटनमेंट पाया है, लेकिन मैं वाकई चौंक गया हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तूने मेरी हेवनली डीमन ब्लड सर्ज आर्ट को तोड़ दिया और अब तूने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी आखिरी चाल चलूँ। फिर जैसे ही वो कोई गॉड जैसा चीज़ निकालता है तो कांग पूछता है, क्या वो कोई इलिक्सियर है? जबकि हेवनली डीमन उसे पीना शुरू करता है। कांग कहता है, अगर तू इतनी बड़ी मात्रा में इलिक्सियर एक साथ पी लेगा तो तुझे डिमोनिक ची डिविएशन हो जाएगा। तभी एक पर्पल एनर्जी गॉड को तोड़ देती है और हेवनली डीमन पावर अप होने लगता है, क्योंकि उसकी ची ओवरफ्लो कर रही होती है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसका चेहरा तक दबाव में दिखने लगता है। उसकी आंखें बाहर की तरफ निकलने लगती हैं और वो जोर से एक दहाड़ मारता है, जिससे एक ज़बरदस्त शॉक वेव चारों ओर फैलती है।
कांग अपने हाथ ऊपर करता है हवा को रोकने के लिए, क्योंकि वो तेजी से उसके पास से गुजर रही होती है। कांग को यकीन नहीं होता कि वो क्या देख रहा है, और फिर वो हेवनली डीमन की आवाज़ सुनता है, लेकिन पीछे से। जैसे ही वो मुड़ता है, अटैक पहले से ही आ रहा होता है, और हेवनली डीमन कहता है, अब तेरा वक्त आ गया है गायब होने का। कांग उस अटैक को देखता है और समझ जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। तभी कोई और एक बैरियर एक्टिवेट करता है, जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है कांग के चारों तरफ, और कांग उसे पहचान जाता है, बस चौंकता है। फिर एक आदमी एंट्री करता है और कहता है, माफ़ कर भाई, मैं लेट हो गया, थोड़ा चिल कर रहा था। कांग उसे ग्रेट मेज कहकर बुलाता है, लेकिन वो बंदा कहता है, तुझे बोला था ना, ये लंगड़ा सा निकनेम मत यूज़ किया कर। फिर वो पूछता है, क्या यही है वो नेमिसिस जिसके बारे में तू बता रहा था? कांग कहता है, हाँ, यही वो बंदा है जो दावा करता है कि वो किसी और दुनिया से आया है, और अगर ये ना होता तो मैं आज मारा जाता बेकार में। और फिर सीन अचानक से रियल वर्ल्ड में कट होता है, जहाँ एक आदमी चिल्ला रहा होता है, रुक जा। वो कहता है, मैं तो समझा था ये कोई नॉर्मल म्यूरिम कहानी है, ये रैंडम हाई लेवल मेज किसी और वर्ल्ड से कहाँ से बीच में ही टपक गया। फिर वो लंबी सांस लेकर कहता है, यार मज़ा आ रहा था पढ़ने में, लेकिन अब सारा मूड ख़राब हो गया। फिर आगे जोड़ता है, इस ऑथर का दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, कहाँ से दूसरी दुनिया घुसा दी बिना किसी लॉजिक के। और फिर हमें पता चलता है उस बंदे का नाम जी सिवून है, और उसकी उम्र है 23 साल। अचानक उसका फ़ोन बजने लगता है, और हमें पता चलता है कि उसे डिस्चार्ज हुए 6 महीने हो चुके हैं, और वो कॉलेज वापस जाने की तैयारी कर रहा है। तभी उसका दोस्त उसे मैसेज करता है, भाई कुछ रैंक्ड ग्राइंड करने का है। और जी सिवून सोचता है, क्या इस बंदे के पास कोई और है खेलने को? वो कहता है, जैसे बाकी लोग सर्विस पूरी करके डिस्चार्ज होते हैं, वैसे ही मेरी भी एक सॉलिड लाइफ प्लान थी। वो चाहता था कि वो कुछ सर्टिफिकेशंस ले और वापस कॉलेज जाकर वो सब पढ़े जो मिलिट्री में नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसने सोसाइटी की बहुत सारी फन चीज़ें मिस कर दी। फिर वो शहर की तरफ निकलता है, ये कहते हुए कि थोड़े ही पैसे बचे हैं, लेकिन शायद कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूँ। वो बताता है कि क्योंकि वो एक मुरिम नॉवल का दीवाना है, उसने ज़िंदगी का बहुत सारा वक्त इस फैंटेसी में खो दिया कि काश वो किसी मुरिम वर्ल्ड का प्रोटैगनिस्ट होता। फिर वो एक पीसी कैफ़े में जाता है और कैशियर उसे नाम से पहचान लेता है, पूछता है, आज फिर लॉयल ग्राउंड खेलने आए हो? सियोन कहता है, हाँ, और 10 घंटे का टाइम चाहिए। वो बताता है कि उसने लॉयल ग्राउंड में बहुत टाइम डुबो दिया है। डिस्चार्ज के बाद अपनी लीव्स के दौरान वही एक गेम था जो वो खेलता था, लेकिन फिर उसने सीरियसली ग्राइंड करना शुरू किया और सिर्फ 3 महीनों में टॉप 10 रैंकर बन गया। वो डिस्कॉर्ड में जाता है और अपने दोस्त को बताता है, मैं लॉग इन कर रहा हूँ, लॉबी में वेट कर। वो ओकेजनल टूर्नामेंट से थोड़े पैसे भी कमा चुका है जो इंटरनेट कैफ़ेज़ में होते रहते हैं। ये गेम काफ़ी सिंपल है। 100 प्लेयर्स एक प्लेन से उतरते हैं, मैप पर बिखरे वेपन्स उठाते हैं और एक दूसरे को मारते हैं जब तक कि सिर्फ एक ही ना बच जाए। वो पबजी की बात कर रहा होता है। फिर वो कोऑर्डिनेट्स कॉल करता है और अपने दोस्त से कहता है, हाँ देख लिया, यहाँ से 250 मीटर की दूरी पर 2 लोग हैं। फिर वो फायर करता है और दोनों एनिमीज़ को एकदम से डबल हेडशॉट में मार देता है। उसका दोस्त चिल्लाता है, भाई अब बस 2 ही बचे हैं। सियोवून बोलता है, इतना क्यों चिल्ला रहा है, तू तो पहले ही एक बार मर चुका था, फिर इतना बकवास क्यों कर रहा है? और फिर कहता है, अब बस फार्म करो और जिंदा रहो, सेफ जोन ढूंढो इससे पहले कि सर्कल छोटा हो जाए। उसका दोस्त कहता है, अब तो बस तुझ पर ही भरोसा है। जैसे ही सर्कल छोटा होता है, हम कुछ और प्लेयर्स को एक बिल्डिंग की तरफ भागते देखते हैं। जैसे ही वो धीरे धीरे दरवाजे से अंदर आते हैं, उन्हें ज़मीन पर कुछ लूट दिखती है, जैसे फर्स्ट एड किट। और वो कहते हैं कि लूट देखकर लग नहीं रहा कि कोई अंदर गया है, लेकिन जाहिर है ये एक बेट है, और जो कोई भी पबजी खेला है उसे ये पता होगा। जैसे ही एक बंदा फ्री लूट लेने अंदर जाता है, हम देखते हैं कि उसका कैरेक्टर एक कोने में बैठा हुआ है, सीधा कैंपिंग कर रहा होता है। अगले ही पल बाहर वाला बंदा गन शॉट सुनता है और देखता है कि उसका टीममेट मर गया है। वो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो अंदर छुपा हुआ था, अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो अपने टीममेट का बदला लेने के बजाय भागने लगता है और तभी उसे पीछे से हेडशॉट मिलता है। अब जीसिवून अकेला बचा होता है और उसे चिकन डिनर मिल जाता है। अब जीसिवून सांस लेता है और उसका दोस्त उसे थैंक्स बोलता है उसे कैरी करने के लिए। सिवून बस कहता है, दूसरा राउंड लगा जल्दी, और मन ही मन कहता है, कल से मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा। बिल्कुल वही बातें जो हम सब ने कभी ना कभी कही हैं, लेकिन फिर भी कर कुछ नहीं पाते, प्योर प्रोक्रेस्टिनेशन। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो नीचे देखता है, उसमें लिखा होता है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना?
हमने तुम्हारी एकेडमी फीस भेज दी है और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी। अच्छे से खाना खाना, माफ़ करना इससे ज़्यादा नहीं भेज पाए। सिमोन उन्हें थैंक्स कहता है और हमें पता चलता है कि ये उसकी माँ है। वो कहता है मैं अब सोने जा रहा हूँ। फिर वो अपने दोस्त से कहता है कल से मैं और नहीं खेलूँगा। उसका दोस्त बोलता है तूने तो बोला था कि हम क्लैन वॉर में साथ जाएंगे। सिवून कहता है बा नहीं कर सकता, मुझे अब इंग्लिश एकेडमी जाना है। और फिर खुद से कहता है कि जब भी मैं अपनी माँ का मैसेज देखता है तो गिल्टी फील करता है, क्योंकि वो महीनों से ऐसी ही ज़िंदगी जी रहा है। जैसे ही जी सिवून अपने अपार्टमेंट में वापस आता है, वो उस रात यूट्यूब स्क्रॉलिंग करने लगता है। कुछ शॉर्ट्स में लोग मिस्टीरियस पावर्स वाले लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं जिन्हें विदेशों में देखा गया है, जो खुद को प्लेयर्स कह रहे हैं। लेकिन सिवून जब वो वीडियो को क्लिक करके डिटेल्स पता करने की कोशिश करता है तो वो अचानक डिलीट हो जाती है, जो उसे काफ़ी अजीब लगता है। लेकिन वो सोचता है कि छोड़ो, सो जाता हूँ। अगली सुबह जब वो एकेडमी के लिए निकल रहा होता है, उसका दोस्त कहता है क्लैन वॉर के लिए तैयारी करनी चाहिए। जी सिवून जवाब देता है चल एक आखिरी मैच तेरा साथ देता हूँ। तभी उसके पीछे से एक पर्पल लाइट निकलने लगती है। जैसे ही वो पलटता है वो पूरी तरह शॉक रह जाता है, जिसे देखते हुए सोचता है ये क्या हो रहा है। लाइट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और उसे पूरी तरह निगल लेती है। अगले ही पल उसका बैकपैक ज़मीन पर गिर जाता है और उसके अलावा वहाँ कोई निशान नहीं बचता। जी सिवून सोचता है ये लाइट क्या थी। फिर आगे कहता है मैंने तो अभी अभी पढ़ाई शुरू करने का फ़ैसला लिया था, क्या ये पनिशमेंट है देर से डिसाइड करने का। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसे रशियन में लोगों की बातें सुनाई देती हैं। वो सोचता है इतनी ज़ोर से कौन बातें कर रहा है। फिर वो सामने देखता है जहाँ लोग तलवारें और मैजिक से लड़ाई कर रहे होते हैं। वो सोचता है ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ इतने सारे कॉस्प्लेयर्स क्यों हैं। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो लोग स्पेल्स कास्ट कर रहे हैं, वो सोचने लगता है क्या ये कोई सपना है। फिर वो चारों तरफ देखता है और एक स्टैचू को देखता है, अभी भी पूरा कंफ्यूज्ड। तभी स्टैचू बोलता है 100 प्लेयर्स डिटेक्टेड। जी सिवून सोचता है मैं अपने दिमाग में ये आवाज़ क्यों सुन रहा हूँ और इतनी लाउड क्यों है। जबकि स्टैचू की आंखें चमकने लगती हैं और वो कहता है सिस्टम को शुरू करना। अगले ही पल उसी ब्लू ग्लो को हम जी सिवून की आंखों में भी देखते हैं, जिसे वो भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। फिर वो आवाज़ कहती है सिंक्रोनाइजिंग लैंग्वेज। जो पहले रशियन था वो अब कोरियन में ट्रांसलेट होने लगता है। तभी उसके सामने खड़ा मोटा सा बंदा कहता है अब तो सब मेरी भाषा में बात कर रहे हैं। अब हम कुछ मुरिम सेटिंग वाले लोगों को देखते हैं जो सेक्स की बात कर रहे होते हैं और कुछ मेजेस भी डिस्कशन में हैं। एक मेज कायरोन से पूछता है तूने क्या किया जो हम यहाँ आ गए। चिरोन कहता है ये तो मुझे तुझसे पूछना था एस्क्रो, तूने मुझे इसमें क्यों घसीटा। एस्क्रो कहता है तू बड़ा बेशर्म है, अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। कायरोन कहता है तू माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको डीमन किंग की पावर के आगे झुकना ही पड़ेगा। एस्क्रो जवाब देता है मैं तुझे वादा करता हूँ एक आर्च मेज होने के नाते मैं तुझे यहीं ख़त्म करूँगा और डीमन किंग का भी अंत करूँगा। फिर वो एक एबिलिटी इस्तेमाल करता है जिसका नाम है एस्क्रो स्टाइल लाइटनिंग और वो खायरन को वहीं पर जैप कर देता है। एस्क्रो फिर एकदम शॉक और कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि खायरन को कुछ भी नहीं हुआ। एस्क्रो कहता है पक्का यही था जिसने मुझे यहाँ खींचा है। जी सिवून ये सब देख रहा होता है और समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा रियल लग रहा है। तभी स्टैच्यू बोलता है गेम शुरू होने वाला है। डिफ़िकल्टी सेट है इजी पर, उनका टारगेट है टॉप 90 में पहुंचना। सेलेक्टेड मैप है किंग किंगडम्स कैपिटल और टॉप 10 वालों को रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। स्टैच्यू फिर कहता है कि ट्यूटोरियल स्किप कर रहे हैं और वेटिंग रूम में कोई किसी पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि सब न्यूट्रलाइज्ड है। फिर जी सिवून के सामने मैप प्रकट हो जाता है। स्टैच्यू फिर बोलता है कि जो लोग पहली बार क्लोएड सर्वाइवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। गेम कुल 100 साल चलेगा और हर दिन मैप थोड़ा थोड़ा लिमिटेड होता जाएगा। अगर कोई लिमिटेड एरिया से बाहर गया तो उसे भारी नुकसान हो सकता है, तो केयरफुल रहना। गेम तब तक चलेगा जब तक सिर्फ एक ही सर्वाइवर ना बच जाए। गेम ख़त्म होने या एलिमिनेट होने के बाद प्लेयर्स वापस अपनी ओरिजिनल दुनिया में लौट आएंगे। जो प्लेयर्स टॉप 90 में नहीं आएंगे वो दोबारा क्लोएड सर्वाइवल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जल्द ही आर्गस की नज़र से उन्हें अपनी चुनी हुई जगहों पर भेजा जाएगा जहां से वो आइटम्स कलेक्ट करके टॉप 90 में पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। फिर स्टैच्यू सबको गुड लक विश करता है। जी सिवून सोचता है क्या मैं लॉयल ग्राउंड का सपना देख रहा हूँ। स्टेटस विंडो फिर बताता है कि रिवॉर्ड्स टॉप 10 और ऊपर के लोगों को ही मिलेंगे।
इसे सुन सीवून एंग्जाइटी में पसीना पसीना हो जाता है और सोचता है, भले ही ये सपना हो लेकिन मैं इन साइको लोगों के बीच में हूँ और ये डरावना है। हम एक बंदे को देखते हैं जो नाइफ चाट रहा होता है, जिसे देख सीवून समझ जाता है कि अगर कुछ नहीं किया तो वो मरेगा पक्का। वो सोचता है अगर ये सच में उस गेम जैसा है, लेकिन उससे पहले ही एक बंदा उसे आवाज़ देता है, ए बाल बिखरे हुए लड़के। वो पूछता है, इतना इधर उधर क्यों देख रहा है, कहाँ से आया है तू? जी सिवून कुछ नहीं कहता और वो बंदा अपनी तलवार उसकी तरफ घुमाकर कहता है, तू मुझे इग्नोर कर रहा है क्या? तभी गेम की काउंटडाउन शुरू हो जाती है और वो बंदा मुस्कराने लगता है। वो पूछता है, ऐसे सिचुएशन में तू हंस क्यों रहा है, पागल है क्या? काउंटडाउन जैसे ही एक पर पहुंचती है, जी सिवून कहता है, बहुत सिंपल रीज़न है मेरी स्माइल का, मैं इतना मज़ेदार सपना देख रहा हूँ तो उसे एंजॉय क्यों ना करूँ? और वो ये भी कहता है कि उसे गेम की पूरी नॉलेज है, जिसे वो शॉर्टकट में लॉजी कहता है। ऐसे साइको लोगों को हराना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। अब क्लोइड सर्वाइवल का डे एक शुरू होता है। सभी प्लेयर्स एक एयरशिप से नीचे गिर रहे हैं जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो बस ऑरा से ढके हुए हवा में उड़ रहे होते हैं। और अब जी सिवून की असली कहानी शुरू होती है। जी सिवून बोलता है कि बाकी लोग उन एरियाज में उतर रहे हैं जहां लूट ज़्यादा है। गेम में भी यही रूल होता है, जितना भीड़ उतना लूट। लेकिन वो सोचता है कि बेटर होगा आउटस्कर्ट्स में लैंड करना ताकि थोड़ा सेफ रहे। इसलिए वो एक घर स्पॉट करता है और कहता है वो ठीक रहेगा। फिर जोर से चिल्लाता है, डिसेंड, और सीधा नीचे ज़मीन की तरफ शूट करता है। नीचे सुपर हीरो पोज में लैंड करता है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगती, वो बिल्कुल ठीक रहता है। उतरने के बाद वो तुरंत नहीं हिलता, क्योंकि उसे मोशन सिकनेस हो रहा होता है, तो वो उल्टी रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोचता है कि सबसे पहले तो उसे उस घर में एंटर करना है। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल होती है, जिससे वो चौंक जाता है। फिर भागना शुरू करता है और सोचता है कि मोशन सिकनेस के चलते उसे पता नहीं चला कि उसके साथ कौन लैंड हुआ। वो सीधा घर की तरफ भागता है और अंदर घुसते ही दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर सांस फूलते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर कहता है, कहीं वो तलवार वाला साइको तो नहीं जो पहले मुझे प्रोवोक कर रहा था। वो खिड़की से बाहर देखता है, कोई नज़र नहीं आता, तो सोचता है शायद बस हवा थी। और जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो थोड़ा रिलैक्स करता है। अब वो हाउस को सर्च करना शुरू करता है। उसे याद है कि जहाँ भी लैंड किया जाता है वहाँ से आइटम्स मिलते हैं, तो उसे ध्यान से चीज़ें ढूंढनी होंगी। चलते चलते उसे नीचे कुछ दिखाई देता है और नोटिफिकेशन आता है, आपको हैवी क्रॉसबो मिला है। वो बोलता है, ये बहुत हैवी है, लेकिन कुछ ना होने से तो अच्छा है। फिर क्विवर से एक एरो निकालता है और जैसे ही क्रॉसबो इक्विप करता है, उसके दिमाग में नेचुरली उसका इस्तेमाल करने का तरीका आ जाता है। वो कहता है, एक साउथ कोरियन आर्मी सार्जेंट के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस ट्रिगर दबाना है। और जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है, क्रॉसबो इतनी पावर से शूट करता है कि दीवार का आधा हिस्सा फाड़ देता है और रिकॉइल से वो खुद पीछे गिर जाता है, जिसे वो शॉक्ड होता है। डैम, ये तो काफ़ी पावरफुल है। वो समझ जाता है कि अगर इसका सही से यूज़ सीखा जाए तो बहुत काम आ सकता है। फिर थोड़ा और एक्सप्लोर करता है, लेकिन और कुछ खास नहीं मिलता। अब क्योंकि मैप बहुत बड़ा है, वो आगे कुछ और बिल्डिंग्स की तरफ दौड़ने लगता है, ये सोचते हुए कि अगर स्टार्टिंग में कोई एनिमी नहीं मिला तो सेफ तरीके से पूरा एरिया फार्म कर सकता हूँ। वो क्रॉसबो उठाता है और स्लोली एक और हाउस को क्लियर करता है। फिर उसकी नज़र एक टेबल पर रखे स्क्रोल पर पड़ती है। वो उसके पास जाता है और जैसे ही स्क्रोल उठाता है, उसे मैसेज मिलता है, आपको एक हीलिंग स्क्रोल मिला है। स्क्रोल छोटा होता है और उसमें लिखा होता है कि अगर इसे फाड़ दिया जाए तो सारी चोटें ठीक हो जाएंगी। जी सिवून हैरान हो जाता है, ऐसा आइटम भी होता है क्या? वो सोचता है कि और रिकवरी आइटम्स ढूंढने होंगे और काश उसके पास कोई आइटम बैग होता। फिर उसकी नज़र एक ग्लोइंग पर्पल बुक पर पड़ती है जो पास की शेल्फ पर रखी होती है। वो उसे उठाता है और उसे मैसेज मिलता है, आपको ब्लैक स्टार लीडर की मार्शल आर्ट्स बुक मिली है। ये एक मार्शल आर्ट है जो उसके फिंगर से डार्क एनर्जी प्रोजेक्ट करने देता है। सिस्टम पूछता है, क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? जी सिवून सोचता है कि शायद ट्यूटोरियल शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो एक्सेप्ट पर क्लिक करता है, किताब तेज़ी से चमकने लगती है और उसके सामने ही उसके पन्ने खुद ब खुद पलटने लगते हैं। धीरे धीरे वो किताब पूरी तरह से हवा में घुल जाती है। जी सिवून कंफ्यूज्ड होकर अपने हाथों की तरफ देखता है। बस इतना ही था।
लेकिन जैसे जैसे वो अपनी हथेली को देखता है उसे एनर्जी का प्रभाव महसूस होने लगता है, हर सेकंड के साथ ज़्यादा इंटेंस होता हुआ। जिसे टेस्ट करने के लिए वो टेबल से एक चम्मच उठाता है और उसमें वो एनर्जी डालता है, फिर पूरे जोर से उसे पास की दीवार पर फेंकता है। चम्मच दीवार में पूरी तरह घुस जाती है, जिसे देखते हुए वो मुस्कुराता है और कहता है, सिर्फ एक किताब से मैंने मार्शल आर्ट सीख लिया। फिर वो दीवार से चम्मच निकालता है और बोलता है, ये तो बहुत काम आने वाला है। वो सोचता है, अगर मार्शल आर्ट्स की किताबें हैं तो ज़रूर मैजिक बुक्स भी होंगी। इसे उसके दिमाग में पूरा यकीन हो जाता है कि क्लोएड सर्वाइवल और लॉयल ग्राउंड असल में एक ही गेम है। अब क्योंकि उसने ये जगह अच्छे से सर्च कर ली है, वो आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। सीन थोड़ा आगे जंप करता है। अब वो कहता है कि फार्मिंग करते करते सूरज निकल आया है और अब उसे जल्दी से कोई जगह ढूंढनी है छुपने के लिए। वो एक घर की तरफ देखता है। बस यही एक घर है जिसमें अभी भी लाइट जल रही है, और लाइट जलने का मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो अंदर कोई रेयर आइटम छिपा है या कोई बंदा है। तो इसलिए वो धीरे धीरे घर के अंदर एंटर करता है बिना आवाज़ किए। वो सोचता है, पता नहीं कितने लोग मेरे आसपास लैंड हुए होंगे। हो सकता है यहाँ कोई हो, या तो कोई प्रो या कोई पूरा नूब। पहले फ्लोर पर उसे कोई आवाज़ नहीं आती, तो वो सोचता है शायद ऊपर छिपा हो। अब वो थोड़ा टेंस हो जाता है, लेकिन उसके पास वेपन है, और अगर वो ब्लैक स्टार तकनीक से एम्बुश करे तो हो सकता है वो किसी प्रो से भी भिड़ जाए। इसलिए वो बहुत धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है, कोशिश करता है कि कोई साउंड ना हो, जबकि क्रॉसबो उसके हाथ में होता है। और जैसे ही ऊपर पहुंचता है उसे सामने कुछ नज़र आता है, एक लैंटर्न। वो सोचता है, कहीं ये ट्रैप तो नहीं, क्योंकि पास में एक रूम भी है। आखिरकार वो डिसाइड करता है कि बस अब देख ही लिया जाए, और ज़ोर से दरवाज़ा किक करता है। रूम के अंदर एक बेडरूम होता है। वो चारों ओर देखता है और फिर चैन की सांस लेता है। पूरी एक्टिंग मैंने खुद ही की, अच्छा हुआ कोई नहीं है। फिर उसकी नज़र एक रिंग पर पड़ती है जो बेड के पास रखी होती है। वो उठा कर देखता है तो मैसेज आता है, आपको रिंग ऑफ स्ट्रेंथ मिली है। ये रिंग उसे 20 स्ट्रेंथ पॉइंट्स देती है जब भी वो इसे पहनता है। वो सोचता है, क्या सच में बस पहनने से मैं ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा? और वो उसे अपने इंडेक्स फिंगर में पहन लेता है। जैसे ही वो रिंग पहनता है उसे अपने पूरे शरीर में एक अजीब सा सेंसेशन महसूस होता है। वो बोलता है, अब तो बॉडी काफ़ी हल्की लग रही है। क्रॉसबो जो पहले इतना भारी लग रहा था, अब जैसे कुछ भी नहीं। वो सोचता है, अगर स्ट्रेंथ सच में 20 बढ़ गई है तो क्यों ना चेक कर लूं। इसलिए अब वो अपने स्टैट्स देखने की कोशिश करता है। कैरेक्टर इन्फो पैनल खोलने के लिए अलग अलग शब्द बोलने लगता है। आखिरकार वो पैनल ओपन होता है और वो खुद को देखकर बोलता है, ये तो काफ़ी पैथेटिक है। शायद सिर्फ मार्शल आर्ट सीख लेने से ही मुझे मार्शल आर्टिस्ट की कैटेगरी मिल गई है। फिर वो हंसते हुए बोलता है, लेकिन फिर भी जब मैं बिल्कुल खाली हाथ था उसके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। अब वो डिसाइड करता है कि फर्स्ट फ्लोर को प्रॉपरली सर्च किया जाए, जहां उसे एक और रिंग मिलती है, सब स्पेस रिंग, जो ठीक वही चीज़ है जिसकी उसे पहले ज़रूरत थी। वो हंसता है, लगातार रिंग्स ही मिल रही हैं, बढ़िया है। तब स्टेटस विंडो बताती है, अगर किसी आइटम को स्टोर करना है तो उसे हाथ में पकड़कर सब स्पेस बोलो या सोचो, जबकि दूसरे हाथ से रिंग को छूते हुए आइटम के बारे में सोचो तो आइटम बाहर आएगा, और अगर सब स्पेस भर गया हो तो और आइटम स्टोर नहीं होंगे। वो बोलता है, ये तो एकदम गेम के इन्वेंट्री सिस्टम जैसा है, शायद यहाँ बैग्स की जगह यही यूज़ करते होंगे। फिर वो सब स्पेस ओपन करता है तो सामने एक ग्लोइंग स्टोरेज एरिया दिखता है, जिसमें वो हीलिंग स्क्रोल को डालता है और बोलता है, कितना कन्वीनियंट है ये, अब सब कुछ कैरी करने की झंझट नहीं। काश रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ होता। इसलिए वो सोचता है, अगर मैं ये मार्शल आर्ट्स और आइटम्स अपने असली वर्ल्ड में ले जा पाऊँ तो ये कितने काम आएंगे। अब वो कहता है कि शायद अब तक कुछ लोग एलिमिनेट हो चुके होंगे। वो इंटरफेस चेक करता है और उसे किल्ट लॉग दिखता है, जिसमें वो देखता है कि अभी तक सिर्फ एक बंदा एलिमिनेट हुआ है। वो सोचता है, मैं तो तब तक फार्म करना चाहता हूँ जब तक सिर्फ 90 लोग बचे। लेकिन फिर भी इतने घर सर्च करके उसे काफ़ी कंज्यूमेबल आइटम्स मिल गए। साथ ही उसकी अच्छी किस्मत की वजह से उसे कई हिडन वेपन्स भी मिल गए, जो वो अपनी ब्लैक स्टार मार्शल आर्ट्स के साथ यूज़ कर सकता है। फिर वो कहता है, लगता है मैंने इस एरिया को अच्छे से क्लियर कर लिया है, तो अब शायद मुझे मूव करना चाहिए। लेकिन फिर वो थोड़ा रुक कर सोचता है, बेटर होगा कि मैं यहीं रुका रहूं जब तक सूरज नहीं निकल आता।
क्योंकि वो जानता है कि जिन स्ट्रांग बंदों को उसने वेटिंग रूम में देखा था वो रात में ही घूम रहे होंगे और अपने करंट लेवल से वो उनसे नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर वो छिप कर टॉप 10 में पहुंच गया तो जैसे आज वो अच्छे स्टैट्स पर पॉइंट्स डाल पाया वैसे ही फ्यूचर में डाल पाएगा। फिर वो कहता है रात में प्लेयर कम होंगे तो शायद ये सही वक्त है कि मैं एक और जगह एक्सप्लोर करूं इससे पहले कि सूरज निकले। अगर ऐसा कर कोई अच्छी जगह मिल गई तो थोड़ा रिस्क उठाना बनता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है वो सोचता है इतनी देर से मैं लगातार चल रहा हूं लेकिन थकान बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। ये रिंग ऑफ स्ट्रेंथ सच में कमाल की है। लेकिन फिर वो खुद से बोलता है स्ट्रेंथ बढ़ गई है पर भूख और प्यास तो अभी भी लग रही है। शायद क्लोएड सर्वाइवल असलियत के काफ़ी करीब है। अब उसे कुछ खाने की ज़रूरत है। शायद सिटी में कुछ मिल जाए। मैप के हिसाब से ये जगह सिटी के करीब होनी चाहिए पर ये हाउसेस हैं कहाँ। इसी बीच एक वुल्फ की कुर्राहट सुनाई देती है और वो भी उसी पल उसे सुन लेता है जो उसके ठीक पीछे से आती है। वो तुरंत झाड़ियों में कूद कर छिप जाता है। ये आवाज़ तो अब आई, इससे पहले कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो झांक कर देखता है, थोड़ी दूर पर दो बड़ी बड़ी वेयरवुल्फ्स खड़ी हैं। वो घबराते हुए पसीना पसीना हो जाता है। ये तो सच में वेयरवुल्फ्स हैं। एक वेयरवुल्फ उस पर हमला करता है लेकिन वो किसी तरह पीछे हटकर बच जाता है। हमला इतना ज़बरदस्त होता है कि बगल का पेड़ चकनाचूर हो जाता है। अब दोनों वेयरवुल्फ्स उसे घूर रहे हैं। वो सोचता है मुझे लगा था ये सिर्फ पीवीपी गेम है। मुझे नहीं पता था कि इसमें मॉन्स्टर्स भी होंगे। अगर पहले पता होता तो मैं वहीं छिपा रहता। मैं नाम का ही सही पर एक रैंकर हूँ, इसलिए किसी मॉब से मर जाना तो बहुत एम्बैरेसिंग होगा। तभी उसे दूर एक हाउस दिखता है और वो दौड़कर वहां घुस जाता है। दरवाज़ा बंद करके ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है जबकि उसे बाहर से वेयरवुल्फ्स की आवाज़ सुनाई देती है। क्या ये अंदर आ जाएगा? फिर वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर झांकता है और देखता है कि वो वेयरवुल्फ सूंघते हुए आसपास घूम रहा है। लगता है ये मेरी सेंट से मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे पहले हमला करना चाहिए। अगले ही पल वो क्रॉसबो को तैयार करता है और उस पर निशाना लगाता है। जैसे ही सही मौका आता है वो दरवाजे की क्रैक से सीधे उसे चलाता है जो वेयरवुल्फ के सिर के एक साइड में जा लगती है। वो गिरकर वहीं मर जाता है जिसे देख जी सिवून सोचता है गुड, रिंग ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से मैं इसे एक हाथ से चला पा रहा हूँ। अब बस एक और बचा है। वो रिलोड करके पीछे मुड़ता है पर शॉक हो जाता है जब देखता है कि दूसरा वेयरवुल्फ सीधे सामने खड़ा है। वो दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुसता है तब उसके गाल पर चोट लगती है। ये बहुत बुरा हो रहा है, वो डर के मारे सोचता है। फिर तेजी से क्रॉसबो उठाकर फायर करता है पर वेयरवुल्फ हाथ से ब्लॉक कर देता है। साथ ही क्रॉसबो नीचे गिर जाता है जिसे वो क्रीचर अब फिनिशिंग ब्लो देने ही वाला है। जी सिवून सोचता है क्या यहीं मेरी एलिमिनेशन हो जाएगी? नहीं, अभी नहीं। वो फौरन सब स्पेस रिंग एक्टिव करता है और एक रैंडम वेपन निकालता है जो शायद एक चम्मच ही है, लेकिन वो उसमें ब्लैक स्टार मार्शल आर्ट्स की एनर्जी भरता है और सीधा वेयरवुल्फ के सीने में एक बड़ा सा छेद कर देता है जिससे वेयरवुल्फ वहीं ढेर हो जाता है। जबकि वो चम्मच दीवार में जा धंसता है, जी सिवून बोलता है एक मामूली मॉब से हार जाऊं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो देखता है कि वो भी धीरे धीरे हवा में गायब हो रहा है और जी सिवून चैन की सांस लेते हुए घुटनों पर गिर जाता है। थैंक गॉड, मैंने पहले से वो थ्रोइंग डैगर रख लिया था। सच में लगा था कि इन मॉब से हार जाऊंगा और एलिमिनेशन मिल जाएगी। कितनी एम्बैरेसिंग होती ना। तभी उसकी नज़र सामने पड़े एक छोटे बैग पर जाती है। लगता है मॉब ने ड्रॉप किया है। जब वो बैग खोलता है तो उसमें सिर्फ पानी और सूखा मांस मिलता है जिसे वो थोड़ा मायूस होकर बोलता है बस खाने का ही सामान है, काश कुछ और निकल आता। पर फिर भी वो खाना शुरू कर देता है और सोचता है कि अब आसपास का इलाका भी चेक करना चाहिए जिससे उसे एक आर्मर का टुकड़ा मिलता है और वो बोलता है लगता है ये कुछ वैसा ही है जैसा लॉयल ग्राउंड में बुलेट प्रूफ वेस्ट होता है। वो उसे पहन लेता है। थोड़ा बड़ा है लेकिन वो तुरंत खुद ब खुद उसकी बॉडी के साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। फिर स्टेटस विंडो दिखाता है कि उसे एडवांस्ड ऑरिचलचम ब्रेस्ट प्लेट मिला है जो उसकी फायर और विंड मैजिक के खिलाफ रेजिस्टेंस को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। जी सिवून खुश होकर बोलता है ये तो सच में ऑसम है, सिर्फ एक दो नहीं काफ़ी स्टैट्स बढ़ा दिए। वो और भी चीज़ें ढूंढने लगता है तभी उसका घुटना किसी चीज़ से टकराता है लेकिन नीचे कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो सामने लात मारता है, शायद कोई हिडन आइटम हो जिसे उसे कुछ कपड़े जैसा महसूस होता है और जैसे ही वो उसे पहनता है स्टेटस विंडो बताता है नाइट क्लोक।
इसकी एबिलिटी ये है, अगर वो अंधेरे में इसे पहनकर एक जगह चुपचाप खड़ा रहता है तो वो अंधेरे में पूरी तरह से घुल मिल जाता है, जिससे ना उस पर कोई मैजिक डिटेक्शन काम करेगी और ना ही उसकी आवाज़ बाहर जाएगी। जी सिवून बोलता है, ये तो बिल्कुल हैरी पॉटर वाले क्लोक जैसा है। अब रात में किसी से भी बचा जा सकता है। ये तो सबसे परफेक्ट आइटम है सर्वाइवल के लिए। मुझे पहले समझ नहीं आ रहा था कि बीच जंगल में एक अकेला घर क्यों था, पर अब लग रहा है कि ये फार्मिंग स्पॉट है और आज मेरी किस्मत वाकई अच्छी है। अभी भी रात है। वो जंगल में चल रहा है और बोलता है, अब तक किसी को भी नहीं देखा, शायद इसलिए कि मैंने रैंडम जगह लैंड किया था। तभी उसके पीछे कोई आता है। एक आदमी जंगल में भागते हुए पूरी तरह फटे हाल में चिल्ला रहा है, काश मेरे पास इसे यूज़ करने का टाइम होता। जी सिवून फौरन नाइट क्लोक पहनकर झाड़ियों में छिप जाता है। वो आदमी बोलता है, यार यहाँ किसी मेज से सामना हो जाएगा ये नहीं सोचा था। जी सिवून सोचता है, ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसे मैं संभाल सकता हूँ। जैसे ही वो बंदा वहाँ से जाने लगता है, जी सिवून खुद से कहता है, काम डाउन, ये बस एक गेम है, असली बंदा नहीं। फिर भी मैं इसे शूट करने में हिचक क्यों रहा हूँ। तभी अचानक कोई एक स्पेल कास्ट करता है, स्क्रो फ्लेम, और वो सीधे जी सिवून की तरफ फायर करता है, जो उसके बगल से जाकर उस भागते हुए आदमी की पीठ पर जाकर लगता है। जी सिवून सोचता है कि शायद वो मर गया, लेकिन जब वहाँ सिर्फ एक लूट चेस्ट रह जाती है और कोई लाश नहीं, तब उसे यकीन हो जाता है, हाँ ये पक्का गेम है और ये चेस्ट शायद उसी की आइटम्स होंगी। तभी जी सिवून सोचता है, पर यह फायर आया कहाँ से। तभी एक बड़े नाक वाला बंदा उसके पास आकर कहता है, जो इंसान मैजिक तक नहीं जानता, उसने मेरी चीज़ें चुराने की हिम्मत कैसे की। कितना अनलकी था, मेरी तलवार से मरता तो शायद जलने का दर्द ना सहना पड़ता। जी सिवून सोचता है, अच्छा हुआ उसने मुझे नहीं देखा, ये क्लोक सच में औसम है। फिर वो बंदा बोलता है, उस बंदे को गर्व होना चाहिए कि वो मेरे हाथों मरा, और ख़ुद को कायरों कहकर इंट्रोड्यूस करता है। बिग नोज जैसे ही चेस्ट चेक करने जाता है, जी सिवून सोचता है, जो मरा वो भी मेरी तरह एक प्लेयर था, इसलिए मैं अगला भी हो सकता हूँ। अगर मैं अभी हिचकिचाया तो कोई और मुझे मारकर रैंक बढ़ा लेगा। अगर मुझे सच में सरवाइव करना है तो मुझे अब एक्शन लेना ही होगा। तभी जी सिवून पीछे से एक बोल्ट फायर करता है, जो बिग नोज की बैरियर से टकराकर उसे क्रैक कर देता है। बिग नोज घूमता है और बोलता है, शीट, शायद मैंने ज़्यादा आवाज़ कर दी, सब उस कमीने की गलती है। जी सिवून फिर से निशाना लगाकर दूसरा बोल्ट फायर करता है, बैरियर और भी टूटने लगता है। अब बिग नोज घबरा जाता है और अंदाजे से एक फायर बॉल उसकी डायरेक्शन में फेंकता है। कहाँ छुपा है तू, सामने आ डरपोक। तभी झाड़ियों से एक थ्रोइंग नाइफ सीधा उसके साइड की तरफ आता है। वो घूमकर इसे देखता है, जबकि बैरियर उसे बचा लेता है, लेकिन अब पूरी तरह से टूट जाता है। इसलिए बिग नोज अब पूरी तरह पैनिक में है, पर फिर भी पूछता है, कहाँ है तू। जी सिवून अब फिर से क्रॉसबो लोड करता है। बिग नोज फिर से एस्क्रो फ्लेम स्पेल कास्ट करने लगता है, पर स्पेल पूरा होने से पहले ही एक थ्रोइंग नाइफ सीधा उसके माथे में जा घुसता है, जिससे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उसके आखिरी शब्द एक अधूरा स्पेल होते हैं। जी सिवून हैरान होकर सोचता है, मैं जीत गया। अब वहाँ 2 लूट चेस्ट पड़ी हैं। वो बोलता है, अगर किसी ने ये फायर देखा और यहाँ आ गया तो मुश्किल हो सकती है, मुझे जल्दी से जल्दी लूट करके निकलना होगा। वो सबसे पहले बिग नोज की चेस्ट से लूट शुरू करता है और जितना हो सके सब कुछ सब स्पेस में डाल देता है। साथ ही उसे एक और हीलिंग आइटम भी मिल जाता है। फिर उसे एक आइटम मिलता है, एस्क्रोस नेकलेस, जो बताता है कि वो बंदा एस्क्रो मैजिक सोसाइटी का मेज था। अब नामों की कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाती है। जी सिवून कहता है, ये तो एक बेकार सी चीज़ लग रही है, कोई ख़ास प्रॉपर्टी भी नहीं है, फिलहाल स्टैश कर देता हूँ। जैसे जैसे वो बाकी आइटम्स चेक करता है, एक आइटम उसकी नज़र में अटकता है, सर्कल स्टोन। ये आइटम यूज़र को दिल के पास एक मैजिक सर्कल एंग्रेव करने देता है, जिससे वो माना इस्तेमाल कर सकता है। जी सिवून हैरानी से सोचता है, क्या मैं सिर्फ इस चीज़ से मेज बन सकता हूँ। उसे अब याद आता है कि वो बंदा जो भाग रहा था, उसने कहा था, काश मेरे पास ये यूज़ करने का टाइम होता। जी सिवून सोचता है, सॉरी भाई, लेकिन मैं इसे अच्छे से यूज़ करूँगा, बाकी का सब कुछ इन्वेंट्री में डाल देता हूँ, बाद में आराम से देखूँगा। अब वो फॉरेस्ट में और आगे बढ़ता है, जब तक कि एक हिल टॉप पर नहीं पहुँच जाता, जहाँ वो कुछ हाउसेस देखता है और सोचता है, ये जगह परफेक्ट है सर्कल स्टोन यूज़ करने के लिए। जैसे ही वो अंदर जाता है, सिस्टम पूछता है, क्या आप सच में सर्कल स्टोन यूज़ करना चाहते हैं। जी सिवून तुरंत कहता है, हाँ,
जिसके तुरंत बाद सिस्टम एक और वार्निंग देता है, अगर एक बार इस आइटम को आपने यूज़ किया तो तुम 3 घंटे तक मूव नहीं कर सकोगे। साथ ही कोई और एक्शन या आइटम यूसेज भी ब्लॉक रहेगा। साथ ही हल्का दर्द महसूस होगा जब सर्कल फॉर्म होगा। जैसे ही वो स्टोन एक्टिवेट करता है, उसके चेस्ट में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। वो चीखना चाहता है पर खुद को कंट्रोल करता है और अगले 3 घंटे वो इंटेंस पेन में बिताता है। फर्श पर लेटा हुआ लात टपकाते हुए वो बोलता है, ये स्लाइड पेन था, लेकिन मुझे तो लगा मैं वहीं मर जाऊंगा। मार्शल आर्ट सीखना तो इजी था, लेकिन मैजिक तो भयानक कठिन है। अब वो स्टेटस विंडो खोलता है और देखता है उसके पास अब 2 जॉब्स हैं और एक नया माना स्टैट भी अनलॉक हो गया है। फिर वो सोचता है, वैसे भी वो 2 बंदे मर गए तो सर्वाइवर्स की संख्या भी घटी होगी। जैसे ही वो चेक करता है, चौंक जाता है, क्या सिर्फ 45 लोग ही बचे हैं? इतनी बड़ी गिरावट देखकर वो शॉकेड है। लिस्ट पर एक नाम बार बार आ रहा है, नाम संगवांग। लगता है ये बंदा हर किसी को मार रहा है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कुछ घंटे पहले का, जहां एक आदमी पेड़ की डाल पर बैठा नीचे दूसरों को देख रहा है। फिर अपने शिकार को देखकर होंठ चाटता है, जबकि नीचे एक भारी भरकम बंदा एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाता है, जो थोड़ा फनी है। वो बोलता है, बस स्टॉप 90 में आना है। तभी नाम संगवांग हाथ ऊपर उठाता है और वो भारी बंदा हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगता है, जबकि वो अपना हाथ उस बंदे की तरफ बढ़ाता है और ऐसे उसका सिर फोड़ देता है जैसे कोई पिंपल हो, और कहता है, इसे अब सबको पता चल ही जाएगा। वो लाश को लूटने की भी कोशिश नहीं करता, बस इतना चाहता है कि हर कोई उसका नाम जाने, और हाँ, उसका नाम है संगवांग। अब तीसरा दिन शुरू हो चुका है और जीसीवून को एक नोटिफिकेशन आता है। वो डिसबिलीफ में बोलता है, इतने लोग एक ही रात में मर गए, और दुआ करता है कि उसकी कभी भी नाम संगवांग से मुलाकात ना हो। फिर वो सोचता है, अगर सब ऐसे ही मरते रहे तो शायद मैं टॉप 10 तक पहुंच जाऊं। स्टार्टिंग में बताया गया था कि टॉप 10 में आने वालों को एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा, तो अब उसे क्यूरियोसिटी होती है, क्या मिलेगा? पैसे, रेयर आइटम्स, या फिर क्या पता जो स्किल्स और आइटम्स मैं यहाँ सीख रहा हूँ वो रियल वर्ल्ड में भी यूज़ कर पाऊँ। फिर वो एक लंबी सांस लेता है और ख़ुद से कहता है, बाहर एक साइको घूम रहा है और मैं यहाँ फैंटेसीज़ में खोया हूँ। चलो फटाफट तैयार होता हूँ और निकलता हूँ। अब वो अपने अंदर की एनर्जी को महसूस करता है और सोचता है, क्या यही माना है? उसे याद आता है कि कल उसे लूट करते वक्त एक मैजिक बुक मिली थी, विंड बॉल की। ये स्पेल हवा से एक स्फेयर बनाता है और जितनी ज़्यादा यूज़र की पावर उतने ज़्यादा बॉल्स। वो एक्साइटेड होकर येस पर क्लिक करता है। बुक वैनिश हो जाती है, जिससे वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। बस इतना ही, कोई एनिमेशन नहीं। लेकिन फिर समझता है कि स्पेल उसकी माइंड में डायरेक्टली डाली गई है, इसलिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, माना गैदर करता है और चांट करता है, विंड बॉल। अगले ही पल उसके हाथ से 4 छोटे छोटे विंड स्फीयर्स बनते हैं, तो वो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट से बोलता है, बस इतने, ये तो कुछ खास नहीं लग रही। पर जैसे ही वो हाथ को हल्के से हिलाता है, वो स्फीयर्स पीछे की तरफ उड़ते हुए दीवार से टकराते हैं और एक भयंकर एक्सप्लोजन करते हैं, जिसे देख सीवून हैरानी से बोलता है, डैम, ये दिखने से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, इनका ज़रूर इस्तेमाल करूँगा। लेकिन वो एकदम थक जाता है, शायद इसलिए क्योंकि उसने पहली बार मैजिक यूज़ की है। थोड़ा टाइम बीतता है और रिस्ट्रिक्टेड जोन का सर्कल श्रिंक होना शुरू हो जाता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो बाउंड्री के पास ही रहेगा और क्वाइटली फार्मिंग करेगा ताकि प्लेयर्स से बचा जा सके। अब प्लेयर्स की संख्या आधी से भी कम रह गई है, इसलिए चांसेस भी कम हैं कि किसी से भिड़ंत होगी। लेकिन कोई पेड़ की डाल से उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है, एक बूढ़ा आदमी जो अब तक एक जगह बैठा बस उसे देख रहा है। वो बोलता है, इंटरेस्टिंग, और फिर आगे कूदता है। आधा दिन बीत चुका है। जीसीवून एक जगह आता है जहां उसे मैप में कुछ हाउसेस याद आ रहे थे, लेकिन वहां पहुंचकर वो शॉक हो जाता है। हर तरफ सिर्फ लूट बॉक्सेस और खून बिखरा पड़ा है। तभी उसे पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वो पैनिक करता है और तुरंत विंड बॉल एक्टिवेट करके उस डायरेक्शन में फायर करता है, जिससे दरवाज़ा फट जाता है। लेकिन वहां कोई नहीं होता, तो वो सोचता है, क्या ये बस हवा थी? मुझे किसी की प्रेजेंस महसूस हुई थी। पर तभी जो वो देखता है उससे उसका चेहरा सख्त हो जाता है। सामने हर जगह खून फैला है। वो खुद से कहता है, ज़रूर वो लोग घायल होंगे, और अगर अब तक जिंदा हैं तो उनके पास पक्का कुछ रेयर और स्ट्रॉन्ग आइटम्स होंगे। अगर मैं अभी हमला करूं तो शायद मार सकूं, क्योंकि वो लोग अभी कमज़ोर होंगे। लेकिन फिर वो सर्वाइवल को प्रायोरिटी देता है और वहाँ से क्वाइटली निकल जाता है। जैसे ही वो चला जाता है, हम दूसरी तरफ से देखते हैं कि एक बंदा छिपा हुआ था। वो राहत की सांस लेते हुए कहता है, भगवान का शुक्र है वो चला गया, अगर टाइम पर नहीं छुपा होता तो पक्का मर गया होता। लेकिन फिर वो बोलता है,
अगर मैं घायल ना होता तो उसे पल भर में निपटा देता। अब बस जल्दी से लूट करता हूँ और निकलता हूँ। तभी एक तीर सीधे उसके सिर में लगता है। वो शॉक में समझता है, शिट, मुझे फंसा दिया गया था, और उसका बॉडी डिसॉल्व होने लगता है। दूर से जी सिवुन सब कुछ देख रहा होता है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, बेट बनने के लिए धन्यवाद। फिर आगे बोलता है, जल्दी से लूट करता हूँ और रिस्ट्रिक्टेड जोन के एज की तरफ निकल जाता हूँ। तभी वो बूढ़ा आदमी जो पहले पेड़ पर था बोलता है, लगता है तू काफ़ी स्किल है। जी सिवुन एकदम सतर्क हो जाता है, कब आ गया ये, मैं नोटिस भी नहीं कर पाया। वो आदमी आगे बोलता है, डरने की ज़रूरत नहीं, बस कुछ सवाल पूछने हैं। जी सिवुन उससे पूछता है, तू है कौन? वो जवाब देता है, तू नहीं जान पाएगा, हम सब अपनी अपनी दुनिया से आए हैं। जी सिवुन सोचता है, ये बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है, कोई और वाइब है इसके अंदर। बूढ़ा पूछता है, क्या तूने पहले भी इस तरह की प्ले में हिस्सा लिया है? जी सिवुन पूछता है, प्ले? क्या मतलब? बूढ़ा बताता है कि वो काफ़ी टाइम से उसे ऑब्जर्व कर रहा है और उसे देखकर लगता है कि उसको अब समझ आ गया है कि ये सब रियल नहीं है। इसे सुन जी सिवुन इंटरनली शॉक्ड होता है और सोचता है कि कब से देख रहा है ये मुझे। लेकिन वो बोलता है कि ये उसका पहला टाइम है जब वो यहाँ लाया गया है, लेकिन अपने वर्ल्ड में उसने इसके जैसा ही एक सिमिलर गेम खेला था। बूढ़ा बोलता है, इंटरेस्टिंग, और तेरी अपीयरेंस देखकर ही पता चल रहा है कि तू मेरी दुनिया से नहीं है। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, लगता है अंधेरा हो गया है। जी सिवुन भी कहता है, हाँ, ऑलरेडी तीसरा दिन चल रहा है। बूढ़ा पूछता है, क्या तेरी दुनिया का चांद भी इतना बड़ा है? जी सिवुन बोलता है, अब नोटिस किया तो रियलाइज़ हुआ, नहीं, ये चांद तो बहुत बड़ा है। बूढ़ा कहता है, सेम हियर। फिर बूढ़ा पूछता है, अब उस गेम के बारे में बता जो तूने अपनी दुनिया में खेला था। जी सिवुन कहता है, क्या तू पक्का है कि यही बात करनी है? कोई भी अटैक कर सकता है। बूढ़ा मानता है, हाँ, बात लंबी हो सकती है, चल कहीं और चलते हैं। जी सिवुन पूछता है कि मैं कैसे मान लूँ कि तू मुझे नहीं मरेगा? बूढ़ा बस मुस्कुराता है और जी सिवुन का कंधा पकड़ता है। तू खुद जानता है जवाब क्या है, लेकिन अगर टारगेट नहीं बनना चाहता तो आवाज़ मत करना। फिर वो हवा में छलांग लगाता है और जी सिवुन को लेकर पेड़ से पेड़ के बीच उड़ने लगता है, इतनी तेज़ी से कि जी सिवुन के चीक्स हवा में उड़ने लगते हैं। जी सिवुन धीरे से बोलता है, उस वक़्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस इंसान से मिलना मेरी ज़िंदगी में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस लाएगा। उधर किसी और जगह उसी रात बूढ़ा आदमी जी सिवुन से थोड़ी बातचीत करने के बाद बोलता है, तेरी दुनिया तो बहुत मैजिकल लगती है। जी सिवुन थोड़ा सोच कर कहता है, पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूं, पर मेरी दुनिया एक हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन है। बूढ़ा सिर हिलाते हुए कहता है, इसलिए तू इतनी जल्दी यहाँ एडजस्ट कर पाया? जी सिवुन मन ही मन सोचता है, कितनी देर से ये मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। बूढ़ा बोलता है, मैं तो उस वक़्त से तेरे साथ हूँ जब हमें यहाँ ड्रॉप किया गया था। जी सिवुन चौंकते हुए सोचता है, क्या ये मेरे दिमाग के अंदर झांक रहा है? बूढ़ा कहता है, असल में मैं तो प्लान कर रहा था कि अगले 100 दिन पहाड़ों पर हवा का मजा लूं, पर फिर तू जो कर रहा था वो इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए क्यूरियोसिटी में आकर तुझसे बात करने का मन किया। मेरी तुमको चोट पहुंचाने की कोई मंशा नहीं है, निश्चिंत रह। जी सिवुन जवाब देता है, मुझे खुद नहीं पता कि हमें यहाँ क्यों लाया गया। बूढ़ा जवाब देता है, लेकिन अभी तो तूने बताया कि तेरी दुनिया में भी कुछ कुछ ऐसा होता है। जी सिवुन कहता है, हाँ, लेकिन वहाँ वो सब सिर्फ खेल होता है, मज़े के लिए, कोई सच में नहीं मरता। पर यहाँ सुपरनैचुरल बीइंग्स ने हमें किसी दूसरे वर्ल्ड से उठा लिया, उनके इरादे क्या हैं ये कोई नहीं जानता। बूढ़ा सोचते हुए कहता है, समझ गया। जी सिवुन फिर बोलता है, लेकिन एक बात तय है, ये गेम किसी के लिए ज़िंदगी बदल देने वाला मौका हो सकता है। बूढ़ा पूछता है, मतलब? जी सिवुन समझाता है, देखो, अगर यहाँ मर भी गए तो सच में नहीं मरते, मरने के बाद एक रैंक दी जाती है और उसके हिसाब से रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मुझे लगता है ये रिवॉर्ड्स वही आइटम्स होंगे जो हम यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं। बूढ़ा पूछता है, मतलब तेरे पास जो सामान है वो? जी सिवुन कहता है, सिर्फ आइटम्स नहीं, बल्कि जो स्किल्स और मार्शल आर्ट्स मैंने सीखे हैं वो भी शायद वापस अपनी दुनिया में यूज़ करने को मिले। बूढ़ा मुस्कराते हुए बोलता है, मैजिक सच में बहुत रोचक चीज़ है, पर क्या ये वाकई एक अपॉर्चुनिटी है? जी सिवुन बोलता है, शायद तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं, पर जिन लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल है उनके लिए ये सब एबिलिटीज़ सब कुछ बदल सकती है। बूढ़ा सवाल करता है,
क्या तुम्हें लगता है मेरी ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं है? जी सिवुन थोड़ा हेजिटेंट होकर बोलता है। आप मार्शल आर्ट्स मास्टर जैसे लगते हो। मुझे यकीन है आपकी दुनिया में फॉलोअर्स ज़रूर होंगे। आपके जैसी ज़िंदगी मेरी नहीं है। मैं अपनी दुनिया में प्रैक्टिकली बेकार हूँ। इसलिए मुझे लगता है ये मौका ख़ास है हमारे जैसे लोगों के लिए। बूढ़ा ज़ोर से हंस पड़ता है। तू वाकई मज़ेदार बातें करता है। जी सिवुन तुरंत बोलता है। इतनी ज़ोर से मत बोलो। बूढ़ा फिर पूछता है। तू बार बार हवा में हाथ क्यों मार रहा है? जी सिवुन हंसते हुए कहता है। शायद तुम्हें मैप खोलना नहीं आता। मैं तुम्हें कुछ टिप्स देता हूँ जो तुम्हारी दुनिया में काम आ सकते हैं। जी सिवुन फिर उसे अपने वर्ल्ड की चीज़ों के बारे में बताता है और बूढ़ा अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। बूढ़ा ज़मीन पर हल्का सा टैप करता है और बोलता है, सुबह हो गई। लगता है मैंने तेरा बहुत टाइम ले लिया। और फिर जी सिवून को धीरे से ज़मीन पर उतार देता है। तब जी सिवून मन में कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ रहना शायद सबसे सेफ तरीका है। इसीलिए वो आगे कहता है कि उसे उसकी कहानियाँ सुनकर काफ़ी मज़ा आया। बूढ़ा आदमी बोलता है, तुमसे इस गेम के बारे में इतना कुछ सीखा है। सोच रहा हूँ इसके बदले में मैं तुझे कुछ दूँ। जी सिवून पूछता है, क्या मैं आपसे थोड़ी मार्शल आर्ट्स सीख सकता हूँ? क्योंकि मैं सच में आखिर तक सर्वाइव करना चाहता हूँ और इसके लिए आपकी हेल्प ज़रूरी है। बूढ़ा उसे 1 सेकंड तक घूरता है और फिर कहता है, नामुमकिन तो नहीं है। इसे जी सिवून को थोड़ी उम्मीद मिलती है, लेकिन तभी बूढ़ा चेतावनी देता है, पर इसके लिए तुम्हें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा। जी सिवून पूछता है, कैसे बुरे? बूढ़ा कहता है, मतलब मौत। बाहर से हटकर किसी रास्ते से सक्सेस पाना हो तो उसकी कीमत बहुत भारी होगी। क्या तुम तैयार हो उस कीमत के लिए? जी सिवून कहता है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ लोग मरते नहीं हैं। बूढ़ा ये सुनकर थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, अगर ऐसा है तो उस मेथड को ट्राई करना संभव हो सकता है। जी सिवून पूछता है, क्या इससे मैं ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा? बूढ़ा कहता है, कम से कम कोशिश तो की ही जा सकती है। जी सिवून पूछता है, क्या करना होगा? बूढ़ा जवाब देता है, पहले तुम्हारी इंटरनल एनर्जी चेक करनी होगी। इसलिए वो अपनी हथेली जी सिवून के सिर पर रखता है और तुरंत चौंकता है। तुम्हारी एनर्जी तो मेरे कुत्ते से भी कम है। इतनी कमजोरी कहाँ से लाते हो तुम? जी सिवून कहता है, मैंने पहले ही कहा था, मेरे वर्ल्ड में ना मार्शल आर्ट्स है ना इनर एनर्जी। बूढ़ा कहता है, फिलहाल पद्मासन में बैठो। और वो अब भी जी सिवून का सिर किसी बास्केटबॉल की तरह पकड़ के रखता है। बूढ़ा बोलता है, अब जो दर्द होगा वो मौत जैसा लगेगा, लेकिन तुम हिल नहीं पाओगे। जी सिवून घबरा कर पूछता है, मैं क्या करूँगा फिर? बूढ़ा गंभीर होकर कहता है, सिर्फ सहना पड़ेगा, वरना मर जाओगे। इसके बाद जैसे ही बूढ़ा अपनी की ट्रांसफ़र करना शुरू करता है, जी सिवून की सारी सेंसेस ओवरलोड हो जाती है, जबकि हवा उसकी स्किन पर चाकू जैसी लग रही थी और सांस लेना ऐसा लग रहा है जैसे फेफड़ों में कोई जहर भर दिया हो। वो यहाँ तक कि घास में चलते छींटी की आवाज़ भी सुन पा रहा था। फिर उसे पेट से लेकर ऊपर तक एक तेज़ दर्द उठता है जो उसकी डंटियन से होते हुए चढ़ता है, जिसे वो चीख पड़ता है। साथ ही उसके मुंह और आंखों से एनर्जी की बीम्स बाहर निकलती है। वो सोचता है, क्या मैं अब मरने वाला हूँ? पूरा बदन पसीने से भीग जाता है, लेकिन फिर जैसे सब कुछ थम जाता है और हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी कुछ उसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है। असल में जी सिवून सिर्फ बहुत ज़्यादा पसीना बहा रहा होता है। फिर बूढ़ा कहता है, हो गया। जी सिवून उल्टी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर झुककर सब उगल देता है। इसे देखते हुए बूढ़ा आदमी कहता है, जैसे तुमने अभी का दर्द सह लिया, उससे तो साफ पता चलता है कि तुम्हारा शरीर अच्छा है और तुम में एक नेचुरल काबिलियत भी है। वो आगे कहता है, जब तुम्हारी की का फ्लो ठीक हो जाएगा तो तुम्हारा शरीर पहले से बिल्कुल अलग महसूस होगा। जी सिवून पूछता है, अब मुझे क्या करना होगा? बूढ़ा जवाब देता है, तुमने कहा था ना तुम जल्दी से जल्दी स्ट्रांग बनना चाहते हो। जी सिवून कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ। बूढ़ा कहता है, मैंने तुम्हारी सोल को थोड़ा सा पीछे धकेल कर उस खाली स्पेस में एक इंस्पिरेटोरी गेट बना दिया है। लोग जन्म से सांस के जरिए दुनिया की कियाएं एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अब तुम्हारे पास एक और गेट है जिससे तुम अलग तरह की स्पेशल एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर सकते हो। जी सिवून पूछता है, इससे फ़र्क क्या आया है? बूढ़ा समझाता है, इंसान 3 चीज़ों से बना होता है, माइंड, बॉडी और सोल, और इन्हें एक साथ जोड़ कर रखती है लाइफ की। अब सोचो, अगर कोई मर जाए तो उस लाइफ की का क्या होता है? जी सिवून जवाब देता है, शायद वो गायब हो जाती है। बूढ़ा मुस्कुराता है, गलत। वो गायब नहीं होती बल्कि फैल जाती है। जब पानी ज़मीन को छूते ही हर तरफ फैल जाता है, ठीक वैसे ही लाइफ की भी नेचर में अब्जॉर्ब हो जाती है और यही जीवन चक्र चलता रहता है। लेकिन कुछ लोग इस नेचुरल साइकिल को बेकार मानते हैं। ऐसे लोग दूसरों की लाइफ की एब्जॉर्ब करने के लिए उनकी हत्या तक कर देते हैं।
मगर ऐसे लोग हमेशा असंतुलित रहते हैं और आखिरकार उनकी यिन और यांग की हार्मनी टूट जाती है। या तो उनकी मार्शल आर्ट्स ख़त्म हो जाती है या उनकी मौत हो जाती है। लेकिन जो माइंड टेक्निक मैंने तुम्हें दी है उसे तुम भी बिखरी हुई लाइफ की अब्जॉर्ब कर सकते हो, लेकिन उस इंस्टेबिलिटी के बिना। जी सिवून पूछता है, तो आपने मुझे कोई डेथ सेंटेंस दे दिया क्या? बूढ़ा जवाब देता है, नहीं, तुम थोड़े अलग हो। बाकी लोगों ने अपने वेन्स तोड़ मरोड़ कर ये गेट बनाया, लेकिन मैंने तुम्हारी सोल के जरिए ये काम किया। तुम्हारे अंदर पहले से कोई इनर एनर्जी नहीं थी, मतलब एकदम ब्लैंक स्लेट थे। इसलिए मैंने तुम्हारी वेन्स को इस तरह मॉड किया है कि वो लाइफ की को हारमनी में अब्जॉर्ब कर सके। क्या अब समझ आया कि मैंने तुम्हें झोंगयुआन में फॉरबिडन मानी जाने वाली माइंड टेक्निक क्यों दी? जी सिवून कहता है, क्योंकि ये सब गेम सेटिंग के हिसाब से है। बूढ़ा मुस्कुराता है, तुम बात जल्दी पकड़ लेते हो, ये मुझे पसंद है। मैंने कल ही महसूस किया, जहाँ लोग मरते हैं वहाँ लाइफ की बाकी रह जाती है। लेकिन इस माइंड टेक्निक का सबसे बड़ा इश्यू ये है कि इसकी मदद से तुम्हें सक्सेस सिर्फ मर्डर से ही मिलती है। लेकिन इस वर्ल्ड में कोई इश्यू नहीं। यहाँ सर्वाइव करने के लिए दूसरों को एलिमिनेट करना ही होगा। और जब 100 दिन पूरे होंगे तब तक तुम एक अच्छे खासे लेवल पर पहुँच चुके होगे। आखिर में बूढ़ा कहता है, अब हमें अलग होना चाहिए, फिर कभी मिलना अच्छा लगेगा। जी सिवून उसे रोकते हुए कहता है, रुको, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, कम से कम तुम्हारा नाम तो बताओ। बूढ़ा आदमी मुस्कुरा कर कहता है, मेरा नाम है चांग चेओन। लोग मुझे डीप वैली कहते हैं, जो शांत और स्थिर खड़ा रहता है। और जो माइंड टेक्निक मैंने तुम्हें सिखाई है उसका नाम है वाइट मार्शल फिजिक आर्ट्स। जी सिवून झुकते हुए कहता है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। बूढ़ा जवाब देता है, अब गहरी सांस लेने की आदत डालो, और अगर तुम लगातार अपने टेंशन के जरिए इनर एनर्जी इकट्ठा करते रहोगे तो धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाओगे। वो फिर मैप खोलता है जैसा उसे जी सिवून ने सिखाया था और कहता है, ये काफ़ी कन्वीनियंट है, जब भी मौका मिलेगा हम दोबारा मिलेंगे। जी सिवून उसे जाते हुए देखता है और कहता है, हाँ। वो हवा में उड़ते हुए ऐसे गायब हो जाता है जैसे कुछ था ही नहीं। जी सिवून सोचता है, अगर मैं भी किंगोंग मूवमेंट टेक्निक यूज़ कर पाता तो उसकी तरह आराम से हर जगह जा सकता था। फिर वो डिसाइड करता है कि अब उसे प्लान के मुताबिक आउटस्कर्ट्स की तरफ वापस जाना चाहिए। उसे लिमिटेड एरिया के सेंटर में तो एक झटके में उस एल्डर ने लाया था, लेकिन वापसी में उसे आधा दिन लग गया। अब हम देखते हैं कि वो किसी घर के सामने झाड़ियों में छिपा हुआ है जहाँ लाइट चल रही है। वो सोचता है, पिछली बार की तरह ही लग रहा है, या तो घर खाली है या फिर कोई नूब है जिसे लाइट बंद करनी नहीं आती। लेकिन जो भी हो, मैं अंदर जा रहा हूँ। वो दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है, कोनों में नज़रें घुमाते हुए धीरे धीरे हर रूम क्लियर करता है। फिर वो देखता है कि ऊपर की लाइट बंद हो जाती है, जिसे वो कहता है, मैं सही था, अब टाइम है कुछ आइटम लूट करने का। लेकिन थोड़ी देर बाद वो थक कर कहता है, साला कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटा हीलिंग स्क्रोल और थोड़े से जर्की, बेकार में आया। फिर वो उबासी लेते हुए सोचता है, मैं पूरी रात सोया नहीं, बस उस बूढ़े से बातें करता रहा। अब बहुत नींद आ रही है। वो ज़मीन पर ही चैन से सो जाता है। अगले दिन आ जाता है डे 5। जी सिवून अब भी फर्श पर गहरी नींद में है, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। फिर एक आदमी की आवाज़ आती है, ये घर तो खाली नहीं लगता। इसे जी सिवून समझ जाता है कि कोई ठीक बाहर है और धीरे से अपना क्रॉसबो उठाता है। वो खुद पर यकीन नहीं कर पाता कि वो इतना डिफेंसलेस कैसे हो गया। वो दरवाजे के पास छिपकर इंतज़ार करता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो आदमी अंदर आता है और कहता है, अब तो थोड़ा आराम कर सकूंगा। लेकिन तभी उसे क्रॉसबो बोल्ट अपने सामने दिखता है। जी सिवून ट्रिगर दबाता है और तीर सीधा उस आदमी की ओर जाता है, मगर वो आदमी तुरंत अपनी तलवार से उसे काट देता है। जी सिवून हैरान रह जाता है, साला मार्शल आर्टिस्ट निकला, अब थोड़ी परेशानी होगी। फिर वो अपनी सब स्पेस से थ्रोइंग नाइफ्स निकालता है और ब्लैक स्टार टेक्निक यूज़ करता है, जबकि आदमी अपना हाथ आगे करके उनमें से एक को ब्लॉक करता है और जी सिवून को हिडन वेपन्स यूज़ करने के लिए कावर्ड कहता है। लेकिन जी सिवून फिर करीब जाकर उस आदमी के सिर को अपने हाथ से पकड़ता है और ज़मीन पर पटक देता है। फिर वो उसके हथियार को दूर लात मारकर फेंक देता है और कहता है, मैं एक अच्छा सा सपना देख रहा था जब तूने मुझे उठा दिया। फिर वो क्रॉसबो बोल्ट को हवा में उठाता है। तभी वो आदमी डर के मारे गिड़गिड़ाता है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुझे जो चाहिए सब दे दूँगा, बस मुझे यहाँ मरना नहीं है। बहुत मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ। लेकिन जी सिवून बिना एक सेकंड की देर किए सीधा वो तीर उसके माथे में घुसा देता है। तभी किल फीड में दिखता है उसका नाम था श्री ओरांग और उसकी मौत हुई एरो के हेडशॉट से।
जबकि जी सिवुन धीरे से बुदबुदाता है, मैं भी यहाँ मरने नहीं आया हूँ,